तो आपने किस तरह एंटर हुए इंडस्ट्री में? यार ये और डायरेक्ट टीवी एंकर बनना, ये भी एक बड़ा होता है कि यार डायरेक्ट ही टीवी एंकर लग गया, शुरू से बंदा होता है। इस करियर में आके आपको अपनी जो ईगो है उसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रागिब और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ एक एंकर हैं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी हैं। उनको आप रोज़ टीवी पे देखते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है और मेरे पर्सनल फेवरेट एंकर हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बगैर टाइम वेस्ट किए प्लीज़ वेलकम मिस्टर तनसीर जैदी। बहुत शुक्रिया तनसीर भाई, आप टाइम निकाल के इतने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला और द लोकल पॉडकास्ट पे। नहीं रागिब, आपका बहुत शुक्रिया और आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया, ये आपकी मोहब्बत है। दूसरी बात ये कि मैं सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं आपके चैनल के लिए, रागिब कामरान के नाम से आपने चैनल शुरू किया है और बहुत अच्छी काविश है और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके चैनल के लिए। आप इसको क्वालिटी कंटेंट इसी तरह बनाते रहें और इंशाल्लाह ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। बहुत शुक्रिया तनसीर भाई। अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री, सबको पता है कि आपका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक है, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले म्यूज़िक की बात करते हैं। आपकी माशाल्लाह आवाज़ तनसीर भाई इतनी बेहतरीन आवाज़ है, तो ये रियाज किया आपने काफ़ी अर्सा या बाय बर्थ है, क्या राज है इसके पीछे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग जो पहली दफ़ा सुनते हैं उनको यही ख्याल आता है कि शायद को बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है, कि बहुत ज़्यादा कोई म्यूज़िक कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है और ना हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड है इस तरह का नहीं है, बल्कि सैयद फैमिली है। तो उसमें ये था कि इट स्टार्टेड विद, जब मैं स्कूल में था तो नात कॉम्पिटिशन्स में हमने पार्टिसिपेट करना। उसमें फिर मैंने ट्रॉफीज़ जीती, उससे थोड़ा हौसला अफजाई हुई। फिर जब मैं इंटरमीडिएट में आ गया अपने फर्स्ट ईयर में, तो वो टाइम था जहाँ पर मैंने पहला एक सिंगिंग कंपटीशन, एक नेशनल लेवल का था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे नहीं पता कि वो शौक़ पढ़ के गा के अच्छे लोगों को सुन के, तो वो एक टेस्ट डेवलप हो चुका हुआ था। तो वो कंपटीशन विदाउट एनी तैयारी और कोई पता नहीं था, लेकिन बस एक सेंस थी नेचुरली, वही जो गॉड गिफ्टेड होती है। तो वो मैंने कंपटीशन जीता और उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि हाँ यार, ये एक टैलेंट है, तो इसको कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन इसका एक जो बॉटम लाइन वो ये है, जो आपका सवाल था, कि सीखा नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे लोगों को, यानी कि जब स्कूल में था तो अच्छे नात ख्वानों को सुना हुआ है जो बहुत अच्छी नात, माशाल्लाह वैसे सभी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, लेकिन जो उस वक्त के बड़े पुख्ता नात ख्वान थे उनको सुना, उनको फॉलो किया। फिर उसके बाद जब ये मौसीकी वगैरह में भी, तो जो अच्छे आर्टिस्ट थे हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के, कोई एक आर्टिस्ट का नाम जो आपका बहुत फेवरेट? यार अगर सिंगिंग की बात करें तो उसमें शफ़क़त अमानत अली, वो उनको सुना मैंने। फिर हमारे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मतलब ये दो बड़े नाम, अंडरस्टूड नाम है। फिर शफ़क़त अमानत अली साहब की फैमिली, उनके वालिद साहब उस्ताद अमानत अली ख़ान, चचा फ़तेह अली ख़ान। और अगर हम नात ख़्वानी की बात करते हैं तो नात में जो मेरे बहुत पसंदीदा नात ख़्वां हैं वो हैं ज़बीब मसूद। अच्छा। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका अंदाज़ है, तो नात ख़्वानी में मैं उनको फॉलो करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। और जब ये दूसरी सिन्फ आती है आवाज़ की, उसमें मैंने आपको जो नाम बताया। तो आपने म्यूज़िक को एज अ कैरियर परस्यू क्यों नहीं किया? आप टीवी इंडस्ट्री में क्यों आ गए? म्यूज़िक को आगे क्यों नहीं लेके चला आपने? यार म्यूज़िक एज अ करियर कभी भी मेरा इरादा था ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको शौक़ की हद तक रखा था। जब मैं FC में फ़र्स्ट ईयर में आया तो तब भी इरादा यही था कि ठीक है, ये मेरा एक शौक़ है, उसको शौक़ की हद तक रख के कंपटीशन में जीते। जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहे उस टाइम तक मैंने इसको सेमी प्रोफेशनल, जिसे आप कहते हैं, उस हद तक लिया। कॉन्सर्ट्स किए, हमें आती थी, इन्विटेशंस आते थे, हम जाया भी करते थे, लेकिन वो वहीं तक रहा। क्योंकि करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरी नज़र में बहुत लॉन्ग रन में को बहुत अच्छा, और जब करियर बना लेते हैं तो वो जो एक उसके अंदर आपका एक पैशन होता है ना, वो क्योंकि प्रोफेशन बना लिया, अब आप उसको जब सोर्स ऑफ अर्निंग बना लेते हैं तो वो फिर आप ज़रा वो जो शौक़ है ना वो कहीं पीछे रह जाता है।
आपका मेन जो फोकस है वो ज़रा फाइनेंसेस जो हैं वो आपका फोकस बन जाता है। तो इसलिए मेरा कभी इरादा था ही नहीं इसको करियर बनाने का। अब हाँ, ये है कि मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं अपनी म्यूज़िक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी था। अरे माशाल्लाह। फिर पाकिस्तान लेवल पे जितने कॉम्पिटिशन्स एफसी की तरफ से मैंने जो भी हम जिसमें पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नुमाया हमने पोजीशंस ली पूरी सोसाइटी में। तो ये शौक के तक उसने मेरा बस वो जो शौक पूरा किए रखा। सही। अच्छा, आपने डिग्री की हुई है मैस्कॉम में? जी जी। और फिर आपने मीडिया ज्वाइन किया 2017 में? 18 में। 2018 में आपने मीडिया ज्वाइन किया और आपने ज्वाइन किया था सिटी 42 से? जी बिल्कुल। तो आपने किस तरह एंटर हुए इंडस्ट्री में? यार ये और डायरेक्ट टीवी एंकर बनना, ये भी एक बड़ा होता है कि यार डायरेक्ट ही टीवी एंकर लग गया। शुरू से बंदा होता है ना कि चलो एसोसिएट प्रोड्यूसर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। डायरेक्ट एक बंदा किस बस यार इसको कहते हैं ना कि वो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि राइट टाइम राइट प्लेस। सही बात है। वो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ क्योंकि 2017 में जब ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद बल्कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी जब अपनी डिग्री कर रहा था तो मैं कॉल सेंटर में काम किया करता था। अच्छा। तो वो भी एक शौकिया था मुझे, था कि यार थोड़ा ये जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये उसका शुरू से शौक था। तो जब 2013 में डिग्री स्टार्ट की थी अपनी BS ऑनर्स की, तो उसी दौरान ही मैंने ये कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस शुरू कर दिया था। तो वो जो एक अर्निंग का शौक और ये काम साथ एक साइड हसल, ये वो मेरा शुरू से शौक था। बहरहाल वो मैं कर रहा था और साथ साथ सिंगिंग चल रही थी। जब मैं 2017 में फ्री हो गया, उसके बाद कुछ अर्सा मैंने कॉल सेंटर कंटिन्यू किया। मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ मेरा सिंगिंग का चल रहा था उस दौरान, हमें अलग अलग इवेंट से हमें आते थे। कुछ अच्छी मेरी PR डेवलप हुई भी थी, तो वहाँ कुछ ये जो 1 साल का दौरानिया था, इसमें मैं ये कॉन्सर्ट करता रहा और ये कॉल सेंटर करता रहा। फिर हुआ कुछ ऐसे कि हमारे ये जो मेरा मदर चैनल है सिटी 42, उसमें 2018 में, उसके स्टार्ट में बिल्कुल फेब 2018 में ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे। अच्छा। तो इसी तरह कुछ इस तरह का सिलसिला कुछ इस तरह के मैं किसी एक जगह पे गया हुआ था, वहाँ पर मैंने कॉन्सर्ट ही करना था। अच्छा। तो बिफोर कॉन्सर्ट, बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, मैं अपने कुछ दोस्तों में बैठा था, उनमें से एक फॉर्मनाइट थे, तो मेरे सीनियर थे, वो थे सिटी 42 में मीडिया में काम किया करते थे। अब वो तस्करा चला कि आप आप अभी पूछो, उन्होंने पूछा आपने क्या किया वैसे एकेडमिकली। मैंने बताया जी कि मैथ कम्युनिकेशन है। उन्होंने कहा यार वो ऑडिशंस चल रहे हैं अभी, तो अगर आप आना चाहो तो गिव इट अ ट्राई। उस टाइम मैंने सीरियस नहीं लिया, मैं अपना परफॉर्मेंस में वापस आ गया। मैंने घर वालों से डिस्कस किया कि भाई इस तरह से एक है, क्योंकि पर्सनली मेरा कोई जहन नहीं था कि मैं एंकर बन जाऊँ और मैं ये और वो, कभी इस चीज़ को उस तरह सोचा ही नहीं था। तो फिर घर वालों ने कहा कि आप ट्राई कर लो अगर होता है, क्योंकि ना पता था क्या, इतना कोई शौक जो नहीं था इसलिए इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन खैर मैंने सोचा चले जी चले जाते हैं। अब वही बात है कि राइट टाइम राइट प्लेस। मैं जब पहुंचा हूँ तो वहाँ पे उनको अशद ज़रूरत थी। अच्छा। वो पहले कुछ ऑडिशंस हो चुके हुए थे, तो कुछ लोगों को कंसिडर कर रहे थे। मीनवाइल मैं पहुँच गया, शायद मैं उस बैच का जिनके वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे उसका आखिरी था। और मैं जाके पूछा उन्होंने बताया जी कि हाँ जी ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट हुआ, फिर उनको पसंद आ गई। किसी स्क्रीन टेस्ट कैसे होता है? मतलब जो लोग, काफ़ी लोग, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो काफ़ी वाइडली हमारे पाकिस्तान में स्प्रेड है और हर घर में हर दुकान पे न्यूज़ चैनल लगा ही होता है। तो काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि हम न्यूज़ चैनल में जाएं, एज अ टीवी प्रेजेंटर जाएं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो कोई टेस्ट के बारे में बताएं कि हाउ डू यू मेक अप टू द। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये लोगों को क्लैरिटी और आपके चैनल की तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा कि स्क्रीन टेस्ट बेसिकली, अब जो भी मैथ कम्युनिकेशन जितने बच्चे अब पढ़ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैथ कम्युनिकेशन करके ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश है कि वो एंकर बन जाए, ऑन स्क्रीन है। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। पर स्क्रीन टेस्ट इस तरह होता है कि आप जब जाते हैं, वो थोड़ा बहुत जो आपका मेकओवर होता है, मेकअप वगैरह, स्क्रीन की रिक्वायरमेंट, लाइट्स बहुत लगी होती हैं, तो थोड़ा बहुत आपका मेकअप होता है, थोड़ी हेयर स्टाइलिंग होती है, फिर आपको बिठा दिया जाता है स्टूडियो में, जो भी आपकी सीट है उस पर। फिर कैमरे में एक होता है कि आप वैसे अच्छा दिखते हो, हैंडसम हो, लेकिन नेचुरली हैंडसम दिखने में, यानी कि लाइव में, और कैमरे पे हैंडसम दिखने में या प्रेजेंटेबल दिखने में थोड़ा फ़र्क है। अच्छा। ये कई लोगों को समझ नहीं आता। कई लोग समझते यार ये अच्छा खूबसूरत है, ये चल जाएगा, हो जाएगा स्क्रीन टेस्ट के पास, मगर ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसा है कि लाइव में दिखने में उनकी जो प्रेजेंटेशन है, जो अपीयरेंस है, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मैं बुरी नहीं कह रहा, मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। कई लोग लाइव अच्छे लगते हैं, लेकिन कैमरे पे वो जो न्यूज़ की एक रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ पाती।
तो ये होता है स्क्रीन टेस्ट। जब वो आपको बिठाते हैं, वो देखते हैं हाँ जी ये हेयर स्टाइलिंग करवा के थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके, तो ये न्यूज़ के लिए, एक सोबर न्यूज़ के लिए प्रेजेंटेबल है एज एन एंकर या नहीं। तो ये होता है स्क्रीन टेस्ट। पहला टेस्ट होता है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। सही। फिर आपका जो तलफ़ुज़ है, अगर आप पाकिस्तानी चैनल में हैं तो आपका उर्दू का जो तलफ़ुज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तलफ़ुज़ अच्छा होने के साथ साथ जो प्रॉम्प्टर है वो मैंने जितना देखा है, प्रॉम्प्टर बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी चल रहा होता है। तो हाउ डू यू कैच अप विद द वर्ड्स? मेरे से तो नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। इसकी भी प्रैक्टिस ये जब हम गए थे शुरू में तो हमें भी, क्योंकि इसका अब तो बड़ा अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जब हमारा टाइम था तो एज सच प्रॉम्प्टर की प्रैक्टिकल जो है ना वो हमें नहीं पता था कि किस तरह से इसको देख। सही बात है। तो वो होता दूरी है, कई जगह पे होता है फॉन्ट्स बड़े होते हैं, कई जगह पे फॉन्ट्स छोटे होते हैं। बहरहाल उसका तरीका ये है कि जो हमने सीखा अपने असातिज़ा से, वो ये है कि आप अखबार है, फॉर एग्जाम्पल उर्दू अखबार पढ़ें, क्योंकि अगर आप उर्दू चैनल में काम करें तो उर्दू अखबार पढ़ें और उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। सही। मतलब जब, क्योंकि अखबार में तो वैसे वर्ड छोटे होते हैं, तो आप उसको डिस्टेंस पे रख के एक फ्लो में पढ़ना शुरू करें, उससे आपका रब्त बनेगा। सही। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के जो स्क्रीन टेस्ट है वो पहली रिक्वायरमेंट, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट आपका तलफ़ुज़, आपकी अदायगी अल्फाज की। फिर अगर आपने एंकर बनना है, ये नहीं है कि आपने डिग्री की हुई है मैथ्स कम्युनिकेशन की, आपको जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी उस पर ग्रिप है, लेकिन अगर आपका करंट अफेयर्स के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है, हिस्ट्री पे इतनी ग्रिप नहीं है, आपको पता नहीं है कि चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स का अंदाज़ा नहीं है, कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा वो आपकी स्क्रीन को सपोर्ट करेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है मेरी नज़र में, क्योंकि दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। आप ये कह लें कि अब आजकल लोग समझते हैं कि जी शक्ल अच्छी है तो हम बैठ जाएंगे बस, वो शॉर्ट रन है। ये पता होना चाहिए लोगों को कि ठीक है, अगर आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है आप स्क्रीन पे आ सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए मीडिया इंडस्ट्री में आपका कंटेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक्सेल कर सकें इस करियर में। क्योंकि ऐसी है, सिर्फ न्यूज़ पढ़ना ही नहीं होता। जब हम कॉलर्स लेते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से बात करने के लिए, तो आपका तो आपको पता है कि बीपर्स आप बल्कि वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं अगर आगे कोई सवाल करने वाला या प्रेजेंट करने वाला वो सही ना हो। तो जो असाइनमेंट डिपार्टमेंट है, आपने उस पर काम भी किया माशाल्लाह, वो कई बार होता है उनसे कंप्लेन करते हैं यार आपने ये कैसा बंदा बिठाया हुआ है, ये कि उसको सवाल नहीं करना आया उसको। ये मैंने अपने आंखों से देखा, ये सारा कुछ होता। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप अगर आपने इरादा किया हुआ है कि आपने इस फील्ड में आना है तो फिर पूरी तैयारी के साथ है, फिर मज़ा भी आएगा। बहुत अच्छे तरीके से तनसीर भाई आपने बड़ी डिटेल दे दी। अच्छा, आपके पूरे ये टीवी इंडस्ट्री के कैरियर में कोई सिग्निफिकेंट चैलेंज जो आपको फेस हुआ हो शुरू में या बाद में, कोई एक सिग्निफिकेंट चैलेंज जो अभी तक आपको याद हो? बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनमें से अगर हम कोई जो मुझे याद है वो ये है कि क्योंकि उर्दू की, हालांकि उर्दू फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि एफसी से सारी पढ़ाई वगैरह की, तो ये एक अलमिया भी है और इसके ऊपर जो है ना वो अब तवज्जो दिलाई जानी चाहिए कि उर्दू की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही बात है। आप यूं कहने को तो आप उर्दू बोल लेते हो, लेकिन इस तरह की प्रोफेशनल जब मैं गया और जब मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और जब मैं पहली हेडलाइन मैंने पढ़ी, अब मुझे समझ आया कि यार वैसे मैं बड़ा अपने आप को फन्ने का समझ रहा था, लेकिन जब उर्दू इस तरह, अब उसमें कुछ वर्ड्स थे जो स्लीस उर्दू थी, इवन के सिंपल वर्ड्स भी थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे थे, उसको रिप्लेस हमने कर दिया हुआ था इंग्लिश से। ज़्यादातर कुछ आप इंग्लिश वर्ड, तो मुझे जो चैलेंज सबसे पहला था वो ये था कि मैंने अपनी जो उर्दू है उसकी डिलीवरी को, उस पर मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके लिए मैंने अपने जो मैं हमारे सीनियर एंकर से उस वक्त तमाम सीनियर से मैंने सीखा, जिसमें हमारे अकबर बाजवा भाई हैं, फिर हमारे जो सिटी 42 में हुआ करते थे तारिक भाई, रेहान तारिक भाई, और इसके अलावा और जितने भी मैं सब, यासिर भाई 92 में होते हैं, यासिर भाई भी मेरे एंकर्स में, मेरे उस्तादों में से। तो बहरहाल अपने सीनियर्स को सुना, ये पहली चीज़ थी। फिर इसके अलावा होता है कि आपको ना समझना पड़ता है कि अपने अंदर से ना सवाल करने की जो शर्म है उसको ख़त्म करना पड़ता है। ये जो झिझक है ना, जब तक आप अपने आप को अकले कुल समझते रहेंगे। अब आपने ये चैलेंजेस की बात है, मैं वो चैलेंजेस बता रहा हूँ कि इस करियर में आके आपको अपनी जो ईगो है उसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी जगह पर आते हैं, ये एक समंदर की तरह है ये जो फील्ड है। अब वो लोगों ने इसको बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया, इतना इजी है नहीं, लेकिन जब आप आते हैं और आपने सीखना है तो सबसे पहले अपने आप को
सवाल करें, जहाँ जो चीज़ आपको नहीं पता और आपसे पहले से लोग बैठे हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली बात तो ये कि जो पहले से आपसे जो तजुर्बे में ज़्यादा लोग हैं उनका अदब या उनकी रिस्पेक्ट ये एक नॉर्मल ये नॉर्मली होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि उनसे पूछने में आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आप उनसे पूछेंगे और जो अच्छे असातिज़ा होते हैं और जो अच्छे सीनियर्स होते हैं, वो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि जितने भी लोगों ने जो भी लोग जिनसे जो सवाल किया उन्होंने मेरे सवाल से भी आगे जाके मुझे एक्सप्लेन भी किया, बताया भी। तो ये एक चैलेंज था कि मेरे अंदर ये आदत कम थी, थोड़ा झिझक फील होती थी कि यार अगला माइंड ना कर जाए या पूछना बनता है यानी या मुझे नालायक ना समझ ले या कुछ इस तरह का। और मुझे लगा है झिझक हर किसी में होती है, वो बस निकालनी पड़ती है। और वो झिझक इसीलिए होती है कि यार यही सर मैंने आपसे कहा ना कि आपको ये फील हो रहा होता है कि यार कहीं मुझे कोई नालायक समझ लिया, कमतर ना समझ लिया, कुछ ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, और आपसे बड़े ने आपको कमतर क्यों समझना है? सही बात है। वो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस आदमी है या कोई भी कोलीग है। अब इवन कि अब तो माशाल्लाह इतनी सीनियर फीमेल एंकर्स भी हैं, फीमेल प्रोड्यूसर्स हैं। तो आप ये मैंने जिस तरह कहा ना समंदर है, और यहाँ पे आपको जितना आप सीखेंगे अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, इवन कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि अगर आपसे कोई जूनियर भी है, अगर कोई आपके बाद आया और वो कोई नई चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पास वो आप उससे सीख सकते हैं, सीखनी चाहिए बगैर किसी बगैर किसी शर्मिंदगी के। बेहतरीन। तनसीर भाई, म्यूज़िक का आपको शौक़ है और आप बहुत अच्छा गाते हैं। म्यूज़िक का मुझे भी शौक़ है। तनसीर भाई 2 या 3 लाइनें ज़रूर सुनना चाहूँगा मैं। हाँ जी ज़रूर, आगे भी। तो अब मुझे गाना जो है वो बड़ा वो, बल्कि गाना तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा, ये एक ऐसी कुछ मोटिवेशन लाइंस हैं जो मैं याद रखता हूँ। तो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी लोग किसी परेशानी में हैं, तो ये उनके लिए है। इसका मेन मैसेज ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और हौसले को बुलंद रखना है। ज़रूर। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह हो फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत बेहतरीन तनसीर। शुक्रिया राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। अच्छा तनसीर भाई, आप अभी एक न्यूज़ एंकर हैं और आपने ऑब्वियसली शोज़ वगैरह भी किए हैं चैनल्स पे जो होते हैं इवेंट्स के हिसाब से। जी जी। तो शो करना ज़्यादा बेहतर है, इजी है, या बुलेटिन करना? नहीं, मेरी नज़र में बुलेटिन करना थोड़ा सा इजी है, सिंपल है। इसकी वजह यह है कि वो जो लिखा हुआ है आपने वो पढ़ना है। ज़्यादातर तो यही है कि आपको वो एक ख़बर आ रही है, वो ख़बर आपने पढ़नी है और दैट इज़ इट। आपने कोई उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना, या अगर कोई एक आधा कोई अगर ट्रांसमिशन या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो उस पर बैठ के आपने थोड़ा सा कर लेना है। लेकिन जो शोज़ मैंने किए हैं उसमें हर तरह का ही, मैंने करंट अफेयर्स का शो भी किया हुआ है, मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस की हुई हैं, स्पोर्ट्स के किए हुए हैं, फिर इंफोटेनमेंट। जी। लेकिन शोज़ में थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल जाता है। मतलब बुलेटिन में तो प्रॉपर स्क्रिप्ट चल रही होती है, आपने सिर्फ, और टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है, तो आपने दोनों पे स्टिक रह के करना होता है। यही तो आसानी है, उसमें आपका सरदर्द नहीं है। ये है शो में आपका वो जो भी क्रिएटिविटी करनी है आपको गिवन टाइम है, वो आपका शो है आपका। और दूसरी बात है कि उस शो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। जो न्यूज़, ये आपको पता है टेक्निकल बात है कि न्यूज़ बुलेटिन जो चल रहा है उसमें अगर कोई ख़बर या कोई जुमला या कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो वेरीफाइड नहीं है, मैंने पढ़ भी दी है, तो वो मेरे पे नहीं आएगी। सही बात है। ये तो वो खबर देने वाला रिपोर्टर या जो पीछे जो भी है वो उनका सरदर्द है, मेरा सरदर्द है नहीं। मैंने अपनी खबर पढ़ी, मैं उठ के आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट जब मैं शो कर रहा हूँ, मैं बाहर आउटडोर शो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जो मैंने बोला उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरे पास ये आप अगर क्रिएटिविटी के मार्जिन की बात करें तो ऑब्वियसली उस सेंस में शोज़ में क्रिएटिविटी मार्जिन आपके पास होता है, आप खुल के बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन
मुश्किल काम शो है, क्योंकि उसमें आपका कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपने उसको लेके चलना है, फिर उसकी रेटिंग्स का और ये वो सारी चीज़ें, वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। बहुत बेहतरीन तंसीर भाई, मेरे से अब दिल नहीं चाह रहा कि एंड करें लेकिन अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। जी जी जी। तो अब जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो टीवी एंकर बनना चाहते हैं, इस कैरियर को परसू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहें, कोई एडवाइस? टिप्स यही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है ये सवाल करना, इसको मैसेज की हद तक की ना समझा जाए, बल्कि इसको वाकई इम्प्लीमेंट भी करें जो बच्चे आना चाह रहे हैं। आजकल तो आसान भी हो गया हुआ है, चैनल्स में आप इंटरव्यू देते हैं और एंकर बनने की ख्वाहिश होती है, अगर आप बन भी जाते हैं तो अगर तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर उसको आपने मेहनत के साथ अवेल करना है। सबसे मेन मैसेज ये है कि आप एकेडमिकली जितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आप जो इस वक्त सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं उनको सुने, आप शोज़ देखें, आप जो न्यूज़ कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करें, न्यूज़ सेंस को अंडरस्टैंड करें और अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस ना करें, यानी कि कई हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं इस मीडिया फील्ड में, उनको आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाना है। तो प्रायोरिटी हमेशा कंटेंट को रखें, और कंटेंट कैसे मजबूत होगा, जब आप पढ़ेंगे। अखबार पढ़ने को अपनी आदत बना रही है। हमें जब हमारे बड़े कहते थे हम इसको लाइट लेते थे, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अखबार हो गया या किताबें हो गई या रेलेवेंट जो आपकी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलेवेंट हर चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सहाफ़ी है वो 24/7 सहाफ़ी है। ऐसे ही है। घर ये नहीं है कि आपने 8 आवर्स की या 2 आवर्स की, जितने भी जो भी आपका जॉब है वो की और उसके बाद आप फ्री हो गए। तो पढ़ते रहें और लिखते रहें। और दूसरी ये वही वाली बात कि जो शुरू में मैंने आपसे कही थी कि अदब करने में और सवाल पूछने में आप शर्मिंदगी महसूस ना करें, झिझक महसूस ना करें, और जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मेन मैसेज यही है कि आप मेहनत करें और मेहनत से आगे आएँ। ये हमेशा आपको लॉन्ग रन में भी फ़ायदा देगा। बेहतरीन तनसीर भाई, जाते जाते बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, लेकिन जाते जाते हम शायरी का तड़का लगाते हैं। कोई 2 लाइनें आप शायरी की सुनाएं और फिर हम इसको एंड करते हैं। ये एक गज़ल है शकील बदायूनी साहब की, और अच्छा मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और वो बस उन्होंने जिस एक कहते हैं ना कि जो उनका जो तख़य्युल है वो मुझे इस कदर इसमें पसंद आया है, तो बहरहाल उसके कुछ शेर ज़रूर, उसके जो अशार है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। वाह। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। वाह वाह वाह। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ए मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। बेहतरीन, वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। बहुत शुक्रिया तनसीर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे लगता है आप डायरेक्ट सेट से ही आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी मोहब्बत में आप जैसे भाई जब, और माशाल्लाह आपको मैं फिर वही जाते जाते भी कहूँगा कि ये आप शुरू से ही माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। और ये जो आपका चैनल है इसके लिए मैंने हमेशा से कहा कि जहाँ भी मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, मेरी दुआएं भी इस चैनल के साथ हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह आप क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे तो इंशाल्लाह चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तनसीर भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।